Hello students, welcome to Crystal All Learning Platform, and we are going to start our economic class. So now we will start the basic concepts of economics. First of all, हम introduction पढ़ेंगे. Economics is the science and art of decision making. Economics क्या है? Science है and art है किसका? Decision making का, right? रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ स्केयर रिसोर्सेज अंडर द कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी, यानी कि जब आपके पास रिसोर्सेज की कमी है और आपके पास स्कार्सिटी है, मींस कि रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से आपको ऐसे डिसीजन मेकिंग करना है जिससे आप उन रिसोर्सेज की हेल्प से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन कर सकें. When the country or geographical region is defined in the context of economic activity, it is known as economy or economic system. जब हम किसी country और geographical region को define करते हैं economic activity के context में, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? economy और economic system. अभी हम इन दोनों के difference को देखने वाले हैं. Let us understand each one by one. अब नेक्स्ट स्लाइड पे आप आइए. नेक्स्ट स्लाइड पे हमें पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स क्या है. राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट इज इकोनॉमिक्स. आप देखेंगे कि ये जो बच्चा है ये बोल रहा है कि क्या है इकोनॉमिक्स. सो हम अब इसके ओरिजिन के बारे में बात करेंगे कि ओरिजिन इकोनॉमिक्स का कैसे हुआ. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड economia, which means household management. It's so simple. That is कि economics word जो है वो derive हुआ है word economia से. This word, और ये एक Greek word है जिसका simple मतलब होता है household management, और we can say that this one household management. The term was first used in English in 16th century to refer to the management of household. इस term को सबसे पहले यूज़ किया गया था कब? 16th of century में. Right? 16th century में इस term को यूज़ किया गया था ये describe करने के लिए कि हम household के management कैसे करते हैं. Okay. So it was later used to describe the study of wealth, और बाद में फिर इस word को वेल्थ एंड रिसोर्सेज दोनों से कनेक्ट किया गया. बाद में हमने इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स एज अ वेल्थ और रिसोर्सेज दोनों से उसकी स्टडी की, और इट इज़ फॉर द कंट्री वाइड. राइट मीन्स ये कंट्री लेवल पे की जाती है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ. हमने देखा कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, एंड देन इकोनॉमिक्स व्हाट एक्चुअली मीन. नाउ इकोनॉमिक्स का इवोल्यूशन ऐसे हुआ कि सबसे पहले एडम स्मिथ, जो कि हमारे एक बहुत ही ग्रेट इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने 1776 में वेल्थ डेफिनेशन दी थी. एंड दिस डेफिनेशन विच वॉज गिवन बाय एडम स्मिथ इज़ वेरी पॉपुलर. ये डेफिनेशन बहुत पॉपुलर हुई. देन सेकेंड में एल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने वेलफेयर डेफिनेशन 1890 में दिया. फिर नेक्स्ट इवोल्यूशन करते करते हम आए लियोनेल रॉबिन्स के तरफ, एंड उन्होंने स्कार्सिटी डेफिनेशन दिया 1932 में. एंड देन सैमुअलसन ने ग्रोथ डेफिनेशन दिया हमें 1948 में. आपको इन इकोनॉमिस्ट के नेम एंड प्लस इनकी गिवन डेफिनेशन, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है. नॉट एट ऑल डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको ये लर्न रखना है कि वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दिया, वेलफेयर डेफिनेशन एल्फ्रेड मार्शल, स्कार्सिटी डेफिनेशन रॉबिन्स, एंड ग्रोथ डेफिनेशन इज गिवन बाय सैमुअलसन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. देन नेक्स्ट में हमने देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी. देखिए, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी. इकोनॉमी जो है वो स्टडी है पूरे इकोनॉमी की.
its structure, condition, working, performance, issues, remedies, etc. It includes the analysis of different type of economic system. Means कि economics में हम study करते हैं overall economy की. It is the study of overall economy. उसका structure कैसा है, condition, working, performance एंड उससे रिलेटेड इश्यूज जो अराइज हो रहे हैं सोसाइटी में, इकोनॉमी में, और उन इश्यूज से रिगार्डिंग जो रेमेडी हम प्रोवाइड करेंगे, इसकी ओवरऑल स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं. और इसमें हम क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक एनालिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की एनालिसिस करना, इकोनॉमिक डिसीजंस की एनालिसिस करना, एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन बाय वेरियस इकोनॉमिक यूनिट्स. मीन्स कि आपने इनकी एनालिसिस किया, देन उनका इम्प्लीमेंटेशन. और इम्प्लीमेंटेशन भी किस पे, सच दैट योर इंडिविजुअल, फैमिली, institution, government, etc. On the other hand, if we come to economy, economy indicates a particular region, area, country which is concerned with, जो किससे connected है, production से connected है, distribution, consumption, exchange of goods and services and supply of money. Now next slide में हम देखने वाले हैं दूसरा डिफरेंस, विच इज अगेन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स. सो इन दिस डिफरेंस वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इकोनॉमिक्स एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल. दिस इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट, बट ऑन द अदर हैंड इकोनॉमी इज अ प्रैक्टिकल कंसेप्ट. ओके, सेकेंड पॉइंट, इकोनॉमिक्स is theoretical, that's why it contains theories, models and principles. क्योंकि एक theoretical है तो इसमें theories होंगे, models होंगे, principles होंगे, और ये determine करेगा कि human being को कैसे decisions लेने हैं जब scarcity हो resources की कमी हो, और आपको resources को कैसे allocate करना है among different members of society. सोसाइटी के different members में आप उन limited resources की allocation कैसे करेंगे, उनकी distribution कैसे कर सकते हैं, right? But economy का मतलब होता है, क्योंकि ये practical concept है, तो ये deal करता है actual application of economic principles in the real world. Now this is important thing कि economic principles कैसे हमारे real world में affect कर रहे हैं, ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है इकोनॉमी. उसका एप्लीकेशन, ये एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, और ऑन द अदर हैंड हमने देखा कि इकोनॉमिक्स एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है. दिस इज इम्पॉर्टेंट. इसने हमें बताया कि थ्योरीज क्या है, मॉडल्स हैं एंड प्रिंसिपल्स रिलेटेड अप्रोच. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, इकोनॉमी में आपकी 3 कंसेप्ट्स हमने और देखना है. फर्स्ट इज इकोनॉमिक गुड्स, सेकेंड इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड थर्ड वन इज इकोनॉमिक यूनिट. बिफोर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, सो देयर इज़ ऑलवेज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रॉफिट. यानी कि विदाउट प्रॉफिट इकोनॉमी विल नॉट सर्वाइव. दिस इज़ द फैक्ट कि बिना प्रॉफिट के क्या इकोनॉमी सर्वाइव कर सकती है? नो, नेवर. सो प्रॉफिट ऑलवेज एग्जिस्ट, प्रॉफिट ऑलवेज एग्जिस्ट, प्रॉफिट हमेशा एग्जिस्ट करेगा इकोनॉमी में. ओके, अ सिस्टम अंडर विच इकोनॉमिक यूनिट कंडक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड प्रोड्यूस इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज कीपिंग प्रॉफिट इन माइंड इज कॉल्ड इकोनॉमी. अभी मैंने वही चीज़ कन्वे की कि ऐसे इकोनॉमिक यूनिट में जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं और इकोनॉमिक गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं विद द मोटिव कीपिंग द प्रॉफिट इन माइंड इज कॉल्ड इकोनॉमी. अब यहाँ पे इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, सबसे पहले कुछ वर्ड्स जो हमें की वर्ड्स जो हमें ध्यान रखना है. इकोनॉमिक यूनिट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रॉफिट. ये आपको हमेशा याद रखना है, राइट? क्योंकि प्रॉफिट की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, आई सेड अर्लियर, तो प्रॉफिट यहाँ की प्रेजेंस होना इम्पॉर्टेंट है, और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही इकोनॉमिक यूनिट का प्रॉफिट होता है. ओके, सो
इसमें आप देख सकते हैं स्लाइड में कि यहाँ पे आपको कुछ कॉइन्स दिख रहे हैं एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इंटरप्रेन्योर या किसी इंडिविजुअल ने कुछ प्रॉफिट कमाया है, कुछ अर्निंग की है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज. सो what do you understand by economic goods and services? Those goods and services for which some prices paid are called economic goods and services. ऐसे goods और services जिसके लिए आप कोई प्राइस पे करते हैं उनको हम कहते हैं इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज. बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप सभी गुड्स के लिए प्राइसेस पे नहीं करते हैं. देयर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स. आई सेड अर्लियर, स्टार्टिंग में मैंने ही आपको इस सेशन के बताया था कि इकोनॉमिक मतलब कि आपकी कंसिड्रेशन इन्वॉल्व होगा, प्राइस होगा कुछ. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेस्टोरेंट में जाके कोई भी डिनर करते हैं, कोई फूड खाते हैं, उसके लिए आप कोई प्राइस पे करेंगे. बट ऑन द अदर हैंड अगर आप होम प्रिपेयर फूड खा रहे हैं, यानी कि आप घर पे बना के खा रहे हैं, सो यू कुडंट पे एनी प्राइस फॉर इट. व्हाई? ऐसा क्यों? क्योंकि जो आप बाहर खाते हैं उनका मोटिव प्रॉफिट जनरेशन है, उनका मोटिव अर्निंग है, उन्हें पैसे चाहिए. दैट्स वाई यू पे प्राइस फॉर इट. बट आप घर में करते हैं, इट इज़ सोशल एक्टिविटी, इट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. यू डोंट हैव टू पे एनी प्राइस फॉर इट. आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो यहाँ पे ये एक बहुत ही माइन्यूट सा डिस्टिंक्शन होता है इकोनॉमिक्स और नॉन इकोनॉमिक गुड्स के बीच में. नाउ अब आपको कुछ टर्म समझना होगा. सबसे पहले है यूटिलिटी. यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी है सेटिस्फैक्शन. यूटिलिटी है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. यूटिलिटी को हम कहते हैं वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. वांट को हमारी इच्छा को जो सेटिस्फाई कर रही है. स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी. मार्केट मीन्स बाजार एंड एग्रेसिव मार्केटिंग यानी कि आक्रामक तरीके से मार्केट करना, एडवर्टाइजमेंट करना. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, वी नो दैट कि हमारी मार्केट कैसे एग्जिस्ट कर रही है, हमारी मार्केट कैसे चलती है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो हो रही हैं, बट उनके प्राइस कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं? इन सब का जवाब हमें कौन देता है? डिमांड और सप्लाई, राइट? डिमांड और सप्लाई हमें बताते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे रन कर रही हैं और हमें इनको कैसे एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिमांड एंड सप्लाई आर टू फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स. वी नो कि डिमांड और सप्लाई दोनों बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है. बिना इनके इकोनॉमिक्स नहीं चल सकती है, यानी कि हमारी इकोनॉमी रन नहीं कर सकती है. इन सिंपल टर्म्स, डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स or service that consumers are willing and able to buy given price. एक गिवन प्राइस, पर्टिकुलर प्राइस पे जितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर्स खरीद सकते हैं या फिर उनकी परचेजिंग पावर अलाउ करती है. ऑन द अदर हैंड अगर हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई का मतलब है क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस दैट द प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू सेल. यानी कि उस गिवन प्राइस पे कितनी क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर सेल कर सकता है, दैट इज व्हाट सप्लाई. नेक्स्ट आता है, हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, स्कार्सिटी एंड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो हमें फेस करना होता है, राइट? तो वो प्रॉब्लम्स क्या है? वो मेन 3 प्रॉब्लम्स है. सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए ऐसा कि सभी पॉपुलेशन की डिमांड पूरी हो सके. सेकेंड थिंग, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है. अब ये तो पता चल गया कि बनाना क्या है, पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या टेक्निक्स लगाया जाए, कैसे बनाया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस. एंड तीसरी प्रॉब्लम आती है फॉर whom टू प्रोड्यूस, बनाए तो किसके लिए प्रोड्यूस किए. मतलब हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो हमें किन मार्केट सेगमेंट्स में किसको टारगेट करना है, राइट? कंज्यूमर्स को करना है, रिचर सेक्शंस को करना है, या फिर पुअर सेक्शंस को करना है, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं उनके लिए हम कोई चीज़ बना रहे हैं, या फिर जो मिडिल क्लास हैं या जो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो कीपिंग इन माइंड ऑल दीज थिंग्स,
हमारी 3 मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं इकोनॉमी में। तो सबसे पहली जो सेंट्रल प्रॉब्लम है दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, फिर नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड वन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। ओके, so the basic economic activity of life are production, distribution, disposition of goods and services. We know कि basic economic activity क्या है हमारे life की, production, distribution and disposition of goods and services. हम कोई चीज़ produce कर रहे हैं, then उसकी distribution करना और उसको sell करना, right? dispose of करना. A society will be facing scarcity of resources during the time fulfillment of these activity. और जब तक हम इन एक्टिविटीज़ को पूरा करते हैं हमारी सोसाइटी में क्या हो जाता है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है, यानी कि रिसोर्सेज की कमी होने लगती है। स्कार्सिटी इज़ एविडेंट, स्कार्सिटी बहुत ही एविडेंट है, यानी कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड रिसोर्स एंड ह्यूमन नीड्स हैविंग नो लिमिट, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं बट हमारे वांट्स अनलिमिटेड है। दैट्स वाई दिस वेरिएशन बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। और अब हमें पता चला कि हमारी इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों अराइज होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स, दैट्स वाई सेंट्रल प्रॉब्लम अराइजेस। ओके, तो यहाँ पर भी हम देख के समझ सकते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होने के रीजंस जो हैं दैट इज़ हमारे पास वी कैन सी दैट जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इंटरप्रेन्योर है, ये देखिए 1 2 3 4 मेनली 4 थिंग्स आर गिवन, और अनलिमिटेड नीड्स है सोसाइटी की, और ये तो हमारे पास लिमिटेड ही हैं, और हमें सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स की हेल्प लेनी होगी। Okay, coming to the next slide. So let us discuss these one by one. What to produce. So what to produce का मतलब क्या होता है? What to produce में we can say that it is one of the central problem in economy. Central problem है, okay. Next, it is related to type and quantity of goods and services. यहाँ पे ये कितनी क्वांटिटी गुड्स और सर्विसेज की हमें प्रोड्यूस करनी है, जैसे कि मैंने बताया, उससे रिलेटेड है। और सिंस द रिसोर्सेज आर इन लिमिटेड क्वांटिटी, रिसोर्सेज अगेन लिमिटेड हैं, प्रोड्यूसिंग मोर वन गुड विल रिजल्ट इन लेस प्रोडक्शन टू अदर। अगर हम किसी एक चीज़ की प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो दिस इज़ वेरी सिंपल कि हमें दूसरे की प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। दिस इज कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। सेकेंड हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम आती है कि है हमें कैसे प्रोड्यूस करना है, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। सो दिस एस्पेक्ट डील विद प्रोसेस और टेक्निक बाय विच गुड्स और सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस्ड। अब हमने ये डिसाइड किया कि हमें क्या बनाना चाहिए, क्या प्रोड्यूस किया जाए। तो एज आई सेड, लेट सपोज मैंने सोचा कि मुझे प्रोड्यूस करना चाहिए फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, बट अब दूसरी प्रॉब्लम आई, ठीक है मैंने टारगेट तो सेट कर लिया बट करना कैसे प्रोड्यूस, व्हाट टेक्निक्स आई शुड यूज। सो जनरली देयर आर 2 टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव, सेकेंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहता है कि मोर लेबर इज इन्वॉल्व एंड लेस कैपिटल, एंड ऑन द अदर हैंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के अकॉर्डिंग हमें मोर कैपिटल इन्वॉल्व करना है और लेबर की क्वांटिटी लेस होनी चाहिए, right? The choice of technique for production depends on availability of resource in that nation. Nation में कितना resource available है हमें उस हिसाब से अपनी choice रखना है, and hence resource allocation भी एक बहुत बड़ा challenge है। Okay, next आता है किसके लिए produce करना है, for whom to produce. This problem deal with determining the final consumer of goods. Let's suppose मैंने example लिया था fast moving consumer goods का। अब ये गुड्स मुझे प्रोड्यूस करना है तो ऑब्वियसली ये गुड्स हर कोई यूज़ करता है, सो इसका जो मुझे प्राइस सेट करना होगा वो कुछ नॉमिनल सा करना पड़ेगा, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं कोई ब्रांडेड कार्ड्स की बात करूं या एप्पल फ़ोन की बात करूं तो इन ब्रांड्स को परचेज करने के लिए हमारे पास कंज्यूमर्स जो है वो लिमिटेड हैं। व्हाई? बिकॉज एवरीवन इन द नेशन इज़ नॉट रिच।
हर कोई रिच नहीं है, तो पुअर लोग कांट अफोर्ड इट, सो रिच अफोर्ड करेंगे। और रिच कस्टमर्स को अगर हम टारगेट कर रहे हैं उस केस में हमें ध्यान रखना है कि फाइनल कंज्यूमर्स ऑफ द गुड्स वी कैन से दैट कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस में कि हमारे फाइनल कंज्यूमर्स ऑफ द गुड्स कौन से होने वाले हैं। इट मे बी रिच, ओके, इट मे बी पुअर, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन टू सिचुएशन।